जब से सुप्रीम कोर्ट ने अरनेश कुमार वाली अथॉरिटी देकर यह कहा है कि 7 साल से कम तक की सजा वाले केसेस में गिरफ्तारी न की जाए, तो कुछ लोगों को लगने लगा है कि अब पैसे का दबाव बनाना मुश्किल हो गया है। इसके लिए एक नए किस्म का ट्रेंड शुरू हो गया है और वह यह है कि शादी की शिकायतों में एक परिवार के सदस्य के जैसे देवर, जेठ, ससुर, ननदोई या कोई फूफा वगैरह के ऊपर एक रेप या फिजिकल रिलेशंस पर एनी का आरोप लगा दिया जाता है। उन्हें लगता है कि यह आरोपी यदि बच भी गया तो कई साल तक कोर्ट के चक्कर तो लगाएगा ही, वकीलों की फीस भी भरेगा और आरोपी परिवार पर दबाव बना रहेगा। शमशान में भी बाजरा बोने की कला जानने वाले इन भारतीय बुद्धिजीवियों ने ऐसे मुकदमों का पूरा शास्त्र रच डाला है। लेकिन वहीं इंडियन लीगल सिस्टम भी है जिसके तरकश में इतने तीर हैं कि ये झूठे आदमखोर और इनके सब दांव बेकार हो जाते हैं। आज के केस में एक महिला ने अपने पति के विरुद्ध तमाम आरोप लगाए थे। दहेज का, पैसा का, मोटरसाइकिल का और भी सब कुछ उसमें लगाया गया था, मारपीट, सामान रख लेना वगैरह। लेकिन साथ ही साथ एक विद्यार्थी देवर पर भी रेप का आरोप मढ़ दिया गया था। कुछ दिनों के लिए वह देवर जेल में भी रहकर आया था। हम नाम पता बदल कर बता रहे हैं। वादिनी का विवाह दिनांक 13/7/19 को आरोपी राजीव के साथ सामुदायिक भवन इंदौर में हुआ था। सुहाग रात को आरोपी अपना पति धर्म पूरा करने के लिए वादिनी के पास नहीं आया। उधर ससुरालियों ने कहना शुरू कर दिया था कि फ्रिज, बेड और मोटरसाइकिल नहीं लाई है, वह लेकर आएगी तभी हम तुझे अपनी बहू मानेंगे। और सब लोग वादिनी के साथ मारपिटाई करते रहते थे। 6/8/2019 की रात लगभग 10 बजे वादिनी का देवर रतन वादिनी के कमरे में घुस आया और बोला कि मेरा भाई राजीव नपुंसक है, वह आपके साथ कुछ नहीं कर सकता है। उसके बाद रतन ने जबरदस्ती वादिनी के साथ बलात्कार किया। वादिनी ने शोर किया तो ससुर, सास, ननद और पति सब घर में मौजूद थे, लेकिन कोई भी वादिनी को बचाने नहीं आया। वादिनी ने रात में ही अपने मायके में टेलीफोन किया, जिस पर मायके वाले आए और वादिनी को वापस लिवा ले गए। वादिनी की शादी में लगभग 35 ग्राम सोने के और 250 ग्राम चांदी के आभूषण दिए गए थे। 8 लाख रुपए कैश में दिए गए थे। लगभग 4 लाख रुपए अन्य खर्च हुए थे। और जब वादिनी ने अपने आभूषण और कैश अपने ससुरालियों से मांगे तो उन्होंने कहा, भाग जाओ, दोबारा मांगे तो जान से मार देंगे। आज इस शिकायतकर्ता महिला का कोर्ट में क्रॉस था और हमारे साथी एडवोकेट इंडियन लीगल सिस्टम के द्वारा बनाकर भेजे गए क्रॉस को हाथ में लेकर तैयार खड़े थे। क्योंकि हर गवाह अलग होता है, इसलिए उसके क्रॉस की रणनीति भी उसी गवाह को देखकर, उसके बयानों को देखकर फाइनल की जाती है। इस केस में हमारी रणनीति थी कि अटैक इज द बेस्ट मेथड ऑफ डिफेंस। आप विद्वान व्यूअर्स हैं, जानते हैं कि गवाह का एनकाउंटर करने के लिए लीडिंग क्वेश्चंस और लीगल सजेशंस के कॉम्बिनेशन से बढ़िया कोई दूसरा हथियार नहीं होता। इंडियन लीगल सिस्टम के पास झूठे गवाहों को तोड़ने के बहुत सारे कानूनी औजार हैं। बिना झूठे गवाहों को तोड़े आप फॉल्स एलिगेशन पर विजय नहीं पा सकते हैं। बाद में जीवन भर पछताते रहने से अच्छा है कि झूठे गवाहों को तोड़ने में इंडियन लीगल सिस्टम की विशेषज्ञता का सहारा लिया जाए। इंडियन लीगल सिस्टम के मेंबर बने और यह सहायता पाएं। हम आपको उसका क्रॉस एग्जामिनेशन दिखा रहे हैं। जो सवाल हमने उससे पूछे थे, हमने सवाल पूछा, यह बात तो सही है ना कि आपकी शिकायत में या कोर्ट बयान में कहीं भी आपने पति या ससुराली जनों के द्वारा शादी से पहले किसी दहेज को मांगे जाने की बात नहीं कही है। और विद्वान व्यूअर्स यहां देखेंगे कि जहां सेक्शन 3-4 डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट लगा हो, वहां आरोपी की साफ नीयत दिखाने के लिए यह सवाल जरूर पूछ लिया जाना चाहिए। जो लोग मैरिटल लॉज की प्रैक्टिस करते हैं वो तो इस सवाल को नोट करके अपने पास रख लें, हमेशा पूछें इसे क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान। गवाह ने कहा, नहीं, अगर तब मांगते तो हम रिश्ता थोड़े ही करते। हमने अगला सवाल पूछा, यह बात भी सही है ना कि आपने अपनी कंप्लेंट में या बयान 161 में यह नहीं बताया था कि ससुराल में जाने के बाद
किसने सबसे पहले दहेज की मांग की थी, कब की थी और क्या मांगा था। उसने जवाब दिया, शादी से अगले दिन सास ने सुबह ही कह दिया था 2 लाख रुपए और मोटरसाइकिल चाहिए। दोपहर को ननद ने कानों के झुमके भी मांग लिए थे। क्रॉस एग्जामिनेशन के इस मोड़ पर सभी व्यूअर्स ध्यान दें, सभी हमारे यंग एडवोकेट कलीग्स ध्यान दें कि गवाह ने नया फैक्ट डाल दिया है। उसने कहा है कि शादी के अगले दिन सास ने दहेज मांगा और दोपहर को ननद ने भी मांगा। 80% वकील साहिबान बिना कुछ पूछे आ जाएंगे और यह नया आरोप अपने क्लाइंट के सिर पर बंधवा देंगे। शेष 15% एडवोकेट उसे सजेशन देंगे कि आप झूठ बोल रही हैं और वह कह देगी कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूं, बिल्कुल मांगा था। यानी कि इसका भी नतीजा वही होगा और आरोपी को सजा हो जाएगी। केवल 5% एडवोकेट ही सही तरीका अपनाते हैं और वो हम आपको बता रहे हैं। आप देख लीजिए। हमारा अगला प्रश्न आप देखिए। हमने पूछा, मेरा कहना है कि आप शपथ लेकर भी कोर्ट में झूठ बोल रही हैं, दिखाइए कि आपकी शिकायत में या बयानों में ऐसा कहां लिखा है। उसने कहा, अब ध्यान नहीं है कि कहां बताया था, लेकिन बता दिया था। और यहां इस पॉइंट पर गवाह अपने बिछाए शिकंजे में फंस गई थी। हमारे कहने पर गवाह की शिकायत और उसके बयान 161 लिखे गए, जहां पर ये सब बातें नहीं लिखी हुई थी। गवाह का झूठ न सिर्फ पकड़ा गया बल्कि रिकॉर्ड पर दर्ज करवा दिया गया कि गवाह झूठ बोल रही है। और आप याद रखें कि कोर्ट सिस्टम में जब भी किसी गवाह के साथ झूठा या झूठी शब्द जुड़ जाता है तो वह गवाह बिल्कुल पंगु हो जाता है, उसकी कोई कीमत बाकी नहीं बचती है। हमने अगला सवाल पूछा, यह बात तो सही है ना कि आपने अपनी कंप्लेंट में वह बयान 161 में ऐसा कोई दिन, दिनांक व समय नहीं बताया है जब आपकी सास ने आपसे कोई दहेज मांगा हो, ना ही मांगी गई वस्तु का नाम बताया है। उसने कहा, मैं बता रही हूं कि अगले दिन मांगी थी, तो आप लोग मेरी बात नहीं मानते हो। हमने ऐसा सुनकर कंप्लेंट उसके सामने रख दी। बताइए। जज साहब ने फाइल देखी और खुद ही लिखवा दिया कि यह बात सही है कि मेरी कंप्लेंट में या बयान में 161 में वह दिन, दिनांक और समय नहीं बताया गया है जब सास ने दहेज मांगा हो। आप देख रहे हैं ना कि दहेज सास ने कब दहेज मांगा था, ऐसा कोई दिन, दिनांक या समय था ही नहीं। तो यह आरोप अब सास के सिर से गायब हो चुका था। बाद में हमने यही सवाल हर एक आरोपी के लिए उससे पूछा, बताइए ससुर ने कब मांगा था, बताइए पति ने कब मांगा था, बताइए ननद ने कब मांगा था, और हर बार वह कोई जवाब नहीं दे पाती थी। तो इस प्रकार से हमने सभी आरोपियों के सिर से यह दहेज मांगने का आरोप साफ करवा दिया था। अब बात आती है पति धर्म निभाने की। उस पर भी क्रॉस बहुत जरूरी था। हमने सवाल पूछा, यह बात तो सही है ना कि आपने इस केस फाइल के रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत नहीं लगाया है जिससे पता चलता हो कि आरोपी पति पहली रात में पति धर्म निभाने आपके पास नहीं आया था। सभी विद्वान व्यूअर्स, यंग एडवोकेट कलीग्स जानते हैं कि किसी भी आरोप को सिद्ध करने का जिम्मा उसी व्यक्ति का होता है जिसने वह आरोप लगाया है। तो ऐसे में इस महिला को जो आरोप इसने लगाया था उसका सबूत देना जरूरी था। उसे खुद से दे या पुलिस से दिलवाए, और यदि वह सबूत रिकॉर्ड पर नहीं है तो यह उसकी कमी थी और यह उसके केस को खराब करने वाला काम था। उसने कहा, हम कहां से लाएंगे ऐसा सबूत। हमने फिर अगला सवाल पूछा, यह बात तो सही है ना कि आपने अपनी बात के समर्थन में अपना अंदरूनी मेडिकल नहीं करवाया था, कि कभी आपका पति आपके पास नहीं आया हो। उसने जवाब दिया, वो हम करवाते कि पुलिस करवाती। जब पुलिस ने नहीं करवाया तो पुलिस को पकड़ो, हमसे मत पूछो। हमने सवाल पूछा, यह बात तो सही है ना कि आपने पुलिस को अच्छी तरह से समझा दिया था कि आपका पति कभी आपके पास नहीं आया था। उसने कहा, हाँ, ये बात तो हमने बता रही थी। हमने अगला सवाल पूछा, मेरा कहना है कि आपका पति नियमित तरीके से आपके पास पति धर्म निभाने आता था, उसने लगातार यह धर्म निभाया है, इसीलिए आप उसकी शारीरिक कमी का कोई सबूत इस केस फाइल के रिकॉर्ड पर नहीं लगा पाई हो। उसने जवाब दिया, नहीं, हटके पूछो, आप गलत पूछ रहे हो, ठीक से पूछो हमसे। हमने पीपी साहब से कहा कि आप रिकॉर्ड पर देखकर सबूत है या नहीं है इस बात का उत्तर पूरा करवा दीजिए, और उन्होंने लिखवा दिया कि ऐसा कोई सबूत रिकॉर्ड के ऊपर उपलब्ध नहीं है। यह तो आपने देखा कि झूठी कंप्लेंट से पति को दहेज
और नपुंसकता के केस से मुक्ति दिलवाई। लेकिन असली चुनौती तो देवर को रेप के आरोप से मुक्त करवाना था। आज की वीडियो में यदि वह हिस्सा भी शामिल करेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। इसके लिए अगली किसी वीडियो में उस बात को आपको फिर से दिखाएंगे। जिन एडवोकेट्स को अपने केसेस में मुश्किलें आ रही हों, क्रॉस ना बन पा रहा हो, पता नहीं हो कि क्या एप्लीकेशन लगाई जाए, किस स्टेज पर क्या क्या किया जाए, ताकि विजयश्री आपको ही चुने, तो हमसे परामर्श कर सकते हैं। इस चैनल की हर एक वीडियो में सब कानूनी मुश्किलों से बचने के रास्ते सुझाए गए हैं, एडवोकेसी के बेहतरीन गुर बताए गए हैं, वकालत के दांव पेच सिखाए गए हैं। यह जानकारी हमारी वेबसाइट indianlegalsystem.org पर आपकी सरल भाषा में दी गई है। आप उसे पढ़ें और जानकारी प्राप्त करें। हमसे जानने, मिलने, पूछने के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें, ताकि वहां से आगे की राह खुल सके। हम आपसे अगली वीडियोस में भी ऐसे ही मिलते रहेंगे। तब तक प्रणाम।